हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो शुरू करते हैं वाणी श्रृंखला की पाठ्य पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण, और आज हम करेंगे इसका पाठ 1 भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब बच्चों यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको अच्छे से देखेंगे और फिर जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है उनको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ 2 बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आओ घूमने चले। दूसरा बच्चा क्या बोला? कहाँ? मुगल गार्डन। फिर वो बोलता है ठीक है चलो। अब ये जो है ये क्या है? ये जो दोनों चीज़ें आपने दोनों चित्रों में जो बातचीत आपने पढ़ी अभी, इसे क्या कहते हैं? ये होती है मौखिक भाषा, जो बोली जाए। ठीक है। अब अगले चित्र में क्या है? ये एक दुकान है, दुकानदार है यहाँ पे, ये कुछ लिख रहा है, तो इसे कहते हैं लिखित भाषा। इसने क्या लिखा? चीनी 20 रुपए किलो, चावल 20 रुपए किलो, गेहूं 10 रुपए किलो। तो इसने लिखकर सबको बताया, लिखकर समझाया, बोल के कुछ नहीं बताया इसने। तो ये हो गई लिखित भाषा। ऊपर दिए गए चित्रों में विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान है। क्या है? विचारों का और सूचनाओं का आदान प्रदान। हम सभी अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। चित्र 1 व 2 में बोलकर अपनी बात समझाई गई है, और चित्र 3 जो हमने देखा उसमें बात लिखकर बताई गई है। बोलने और लिखने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात स्वयं समझते हैं। किसी ने कुछ कहा हमसे, तो हमें उसकी बात समझने के लिए भी भाषा का उपयोग करना पड़ता है, और भाषा का उपयोग करके ही हम अपने भी विचार या अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों व विचारों को समझते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित भाषा। लिखित भाषा वह है जो लिखी व पढ़ी जाती है। कामकाज की सभी महत्वपूर्ण बातें प्रायः लिखित रूप में ही की जाती हैं। भाषा का लिखित रूप ही उसे स्थायी बनाता है। भाषा को स्थायी कौन बनाता है? उसका लिखित रूप जो है। विश्व का साहित्य व संस्कृति लिखित रूप में ही अध्ययन का विषय बनती है। यदि पुस्तकों में प्राचीनतम वेद, ज्ञान व विज्ञान की बातें लिखी न होती तो आज हम उन्हें जान नहीं पाते। जो प्राचीन काल में जो बातें हुई हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनको अगर हम पुस्तकों के द्वारा नहीं पढ़ते, नहीं हमें ज्ञान होता, उन चीज़ों का हम ज्ञान ही नहीं कर पाते, हम पता ही नहीं कर पाते कि प्राचीन काल में क्या क्या बातें हुई हैं। तो उन पुस्तकों के माध्यम से हम प्राचीनतम वेदों का ज्ञान भी हमें उसी से मिलता है, और विज्ञान का ज्ञान भी, विज्ञान की जो बातें हैं वो भी लिखित रूप में ही मिलती हैं। मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या है? बालक अपने बाल्यकाल में अपने परिवार से जो भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। भारत की मातृभाषा हिंदी मानी जाती है। अब हम जब अपने बाल्यकाल में जहाँ भी हम पैदा होते हैं वहाँ पे जो भी भाषा बोली जाती है, हम अपने परिवार वालों से ही, अपने परिवार से ही वो भाषा सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। और भारत की मातृभाषा क्या मानी जाती है? हिंदी। भारत में अनेक राज्य हैं, प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा है, उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। जिस भी राज्य की जो भाषा है उसे कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा। किंतु राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रूप में हिंदी भाषा को ही स्वीकार किया गया है।
हमारी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, हमारी मातृभाषा भी हिंदी के रूप में ही स्वीकार की गई है। राष्ट्रभाषा वह विकसित भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब पढ़ते हैं हम लिपि। क्या होती है ये लिपि? भाषा में अनेक ध्वनियां होती हैं जिनके लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। इन ध्वनि चिन्हों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो भाषा उसमें ध्वनि होती है, अलग अलग तरह की ध्वनियां होती हैं। अब उन ध्वनियों के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए हैं, तो उन ध्वनि चिन्हों को जिन रूप में लिखा जाता है उसे कहा जाता है लिपि। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। अब भाषा कौन कौन सी? हिंदी, संस्कृत, मराठी। इनकी लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है। पंजाबी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अब पढ़ते हैं बोली। भाषाओं का क्षेत्रीय बोलचाल का रूप बोली कहलाता है। अब भाषा को जिस क्षेत्र में जैसे बोला जाता है उस बोलचाल के रूप को कहते हैं बोली। भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की बोलियां। अलग अलग क्षेत्रों की कौन कौन सी बोलियां हैं पढ़ते हैं। पश्चिम। पश्चिम में, भारत के पश्चिम में क्या क्या बोलियां हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी। पूर्व में बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। राजस्थान में मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाली। बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पहाड़ी प्रदेशों में मंडियाली। मंडियाली कहाँ बोली जाती है? हिमाचल प्रदेश में। गढ़वाली, गढ़वाल में। और कुमाऊनी, कुमाऊं में। ये हैं बोलियां। अब हम आते हैं व्याकरण पे। व्याकरण क्या होता है बच्चों? दिए गए शब्द समूह को पढ़िए। अब एक शब्द समूह दिया गया है, उसको पढ़ते हैं पहले। लड़के क्रिकेट खेल रहा है। लड़के क्रिकेट खेल रहा है। उपर्युक्त शब्द समूह को पढ़ने से बात स्पष्ट नहीं हो रही है क्योंकि यह अशुद्ध वाक्य है। ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। अब इस वाक्य को पढ़िए। अब अगला वाक्य पढ़ते हैं। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। अब ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। वो शास्त्र जो कि हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, उसके नियम, उसको बोलने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको लिखने के लिए जो नियम हैं उसका ज्ञान करवाता है, उसे कहते हैं व्याकरण। अब व्याकरण के अंग, विभिन्न अंग कौन से हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो चलो बच्चों अब अभ्यास करते हैं। भाषा का उसकी लिपि से मिलान कीजिए। अभी हमने पढ़ा ना, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो अब देखते हैं उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। पंजाबी, पंजाबी की है गुरमुखी। अंग्रेजी रोमन और हिंदी देवनागरी। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लगाइए। भाषा को लिखने की विधि बोली कहलाती है। क्या भाषा को लिखने की विधि बोली कहलाती है? नहीं, ये गलत है। जिस प्रकार से जिस क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में जो बोलियां बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जी हाँ, ये सही है। पंजाबी भाषा की लिपि रोमन है। गलत। पंजाबी की लिपि है गुरमुखी। पत्रों की भाषा मौखिक होती है। नहीं, ये भी गलत है। पत्रों में लिखा जाता है तो वो लिखित भाषा होती है। पुस्तकों की भाषा लिखित होती है। जी हाँ, ये सही है। भाषाओं का क्षेत्रीय बोलचाल का रूप बोली कहलाता है। ये भी सही है। स्पष्ट कीजिए, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा।
बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि मातृभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। एक बार फिर से इसका अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाएगा कि मातृभाषा वो भाषा जब हम बाल्यकाल में अपने परिवार वालों से जो सीखते हैं वो है मातृभाषा, और राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो बच्चों, यही करते हैं इस पाठ का अंत। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पाठ। फिर से अध्ययन करेंगे इस पाठ का तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।